दूसरा हमने देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने ऐसा देखा था कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उसका ax² + bx + c ये था। फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या था, ax³ मतलब ax³ + bx² + cx, ax³ + bx² + cx + d, ये हमारा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये तीन तरीके के पॉलिनोमियल हमने देखे। एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, उसको करने की कोई खास जरूरत नहीं है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब जिसमें केवल एक ही टर्म, जो कांस्टेंट टर्म, ठीक है, तो उसकी कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं। तो आप ये देखिएगा कि ये लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया और क्यूबिक हो गया। अब जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसको लीनियर क्यों कहा जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल को लीनियर इस वजह से कहा जाता है कि अगर उस पॉलिनोमियल को मैं ग्राफिकली प्लॉट करने की कोशिश करूँ, किसी ग्राफ पर बनाने की कोशिश करूँ, तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी हमेशा। देखिए जैसे हम एग्जांपल के तौर पर ये देखें, इफ fx, पॉलिनोमियल को fx बोल देते हैं, हाँ ये तो नोट कर लो। इफ fx इज इक्वल टू, अरे नहीं इसी में पॉलिनोमियल में ये एक्सरसाइज 2.1 है, तो इसमें एक ही क्वेश्चन है, उसके 6 पार्ट्स दे रखे हैं, तो वो समझा देता हूँ आपको, अभी हो जाएगा 10-15 मिनट में। फिर उसके बाद देखेंगे आगे हम नया चैप्टर लीनियर इक्वेशन हम बोल रहे थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो स्टार्ट कर लेंगे। फिर जरा देखिएगा एक्सरसाइज 2.1 है इसमें, पेज नंबर 28 NCERT, उस पर आता हूँ। पहले ये चीज़ देखिए, fx इज इक्वल टू 4x + 3, तो fx इज इक्वल टू 4x + 3 है अगर हमारे पास, तो ये जो fx है ना, इसको हम फंक्शन भी बोल देते हैं या पॉलिनोमियल भी बोल देते हैं। इस fx को आप y मान लीजिए, ये हो गया y इज इक्वल टू 4x + 3, y इज इक्वल टू 4x + 3। अब मुझे क्या करना है कि अब एक छोटी टेबल बना लीजिए। भाई ऑनलाइन वालों को आवाज़ आ रही है? यस सर। चलिए ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, जैसे y इज इक्वल टू 4x + 3 है, तो मैं जानबूझकर ऐसा करूँगा कि मैं ना एक टेबल बना लूँगा, और टेबल बनाकर हम कोई 3 वैल्यूज़ ले लेंगे, जो आपका मन करे वो 3 वैल्यूज़। यहाँ पर लिखिएगा x और यहाँ पर लिखिएगा y। x की एक वैल्यू मैंने ले ली 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? 4 × 0 3 आ जाएगी, ठीक है। x की एक वैल्यू मैंने ले ली 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। x की वैल्यू मैंने ले ली 2, तो y की वैल्यू बताओ? 11। ठीक, तो ये हमारे पास वैल्यूज इस तरह से आ गई, x की और y की। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप ना एक ग्राफ बना लीजिए, ये हो गया y एक्सिस, y और ये y डैश, और ऐसे ही हॉरिजॉन्टल बनाएंगे तो इधर x हो गया और इधर x डैश हो गया, ठीक। y में मैक्सिमम मेरे को 11 तक जाना है, तो y में ऐसा कर लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये हो गया, ठीक। इसी तरीके से जो x है, x में केवल 3 वैल्यूज़ पर ध्यान देना है, 0 1 और 2। तो 0 तो ये है ही, 1 2, एक और लिख लो 3। अब देखिए अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3, यहाँ पर एक डॉट लगाइए। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 7, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 7, यहाँ पर डॉट लगाएं। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 11, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 11। ये जो 3 डॉट्स बने हैं ना, अगर आप एक स्केल लेकर और इन तीनों डॉट्स को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन हो जाएंगे। मतलब इन तीनों को आपने ऐसे और ऐसे ज्वाइन करा तो ये लाइन स्ट्रेट बनेगी, सीधी लाइन बन जाएगी, ठीक। तो हम ये कहते हैं
कि जहाँ पर भी किसी भी पॉलिनोमियल में अगर x की मैक्सिमम पावर 1 है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल इस वजह से कहा जाता है कि उसको ग्राफ पर प्लॉट करता हूँ तो एक लाइन बनती है, लाइन से ही ये शब्द बना लीनियर, समझ गए? तो इस वजह से उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब बात करते हैं दूसरा इसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर प्लॉट करने बैठेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा इफ fx is equal to 2x square plus x प्लस एक्स प्लस 2 मान लिया, ऐसे कुछ भी पॉलिनोमियल मान लिया, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। तो अगेन मैं इसमें fx को क्या मान लूँगा, मैं fx को मान लूँगा y, तो y हो गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो अगर इसको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो क्या बनेगा, देखिएगा। यहाँ पर भी कोई 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, जैसे कि x है और ये y है। तो मैं एक काम करूँगा यहाँ पर, क्योंकि स्क्वायर है तो मैं एक काम करता हूँ, x की वैल्यू -1 ले ली, 0 ले ली और +1 ले ली, ऐसे कर दिया, ठीक है। -1 0 और +1 ये कर दिया हमने। तो अब आप ये देखिए, अगर x की वैल्यू -1 है, अब इसको इधर कर देते हैं, इफ x इज इक्वल टू -1, अगर x की वैल्यू -1 है तो y क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 2, ये हो गया। -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, +1 इंटू 2 क्या हो गया, 2 -1 प्लस 2, तो 2 + 2 4 -1 3, तो y की वैल्यू 3 आ गई। ऐसे ही अगर मैं कहूँगा कि x की वैल्यू हमने 0 ले लिया तो y क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 2। तो y की वैल्यू एक तरफ आ रही है 3, एक तरफ 2 आ रही है। फिर ये कहेंगे कि x की वैल्यू +1 ले ली हमने, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, तो 2 ये हो गया 5, y की वैल्यू हो गई 5। तो y की वैल्यू 3, 2 और 5, ये 3 वैल्यूज आ गई। अब आप क्या करें, अब आप इसको प्लॉट करने की कोशिश करो। ये y हो गया, y और y डैश, इसी तरह से x और x डैश। तो यहाँ पर देखिएगा कि क्या क्या वैल्यूज आई। जब x की वैल्यू -1 थी तो y की वैल्यू 3, जब x की वैल्यू हमने 0 लिया तो y की वैल्यू 2, जब x की वैल्यू +1 ली तो y की वैल्यू 5, 3, 2 और 5 ये वैल्यूज आ गई। तो जरा देखो, जब x की कितनी वैल्यूज है, -1 0 1, तो x को इधर -1, ये 0 और ये +1, y की वैल्यू मैक्सिमम 5 तक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जब x -1 है तो y की वैल्यू 3, जब x 0 है तो y की वैल्यू 2, और जब x 1 है तो y की वैल्यू 5। अगर इन 3 पॉइंट्स को मैं जोड़ूंगा ना, अगर इन 3 पॉइंट्स को जोड़ूंगा तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है कि मैं उसको स्केल से जोड़ पाऊँ, ठीक है, क्योंकि तीनों बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इनको फ्री हैंड से जोड़ते हैं, और फ्री हैंड से जोड़ते हैं तो ये इस तरीके का कर्व बनेगा, ऐसा कर्व बनेगा। तो ये जो इस तरीके का कर्व होता है कि एक तरफ डिक्लाइनिंग है और फिर इंक्लाइनिंग हो गया, ठीक है। ये जो इस तरीके का कर्व होता है इसको हम पैराबोला बोल देते हैं, इस कर्व को हम पैराबोला बोलते हैं। ये जो कर्व है ये कभी भी ज्वाइन नहीं होता। जैसे मान लीजिए सर्कल है, तो सर्कल को अगर देखें तो मान लीजिए ये सेंटर पॉइंट है, तो एक सेंटर के चारों तरफ इस तरह से घूमता है वो और फिर क्लोज हो जाता है, तो इसको तो बोला हमने सर्कल। लेकिन जो पैराबोला है, पैराबोला किसी एक्सिस के अलाउंग घूमेगा, या तो जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये वाई एक्सिस के अबाउट इस तरीके से घूम गया,
लेकिन ये ना ऐसे खुलता चला जाता है, ये कभी ज्वाइन नहीं होता। ठीक, इसी तरीके से कई बार ऐसा होता है एक्स एक्सिस के चारों तरफ घूम जाएगा, मतलब ऐसे घूम जाएगा लेकिन ज्वाइन नहीं होगा, तो ये कहलाता है पैराबोला। तो हमें ये देखना है कि जो क्वाड्रेटिक, जो लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका जो ग्राफ है, ग्राफ इज अ लाइन, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका लिखेंगे ग्राफ इज अ पैराबोला। ये शब्द आपको याद रखना है, ये एक नई टाइप की फिगर है जो आपने अभी तक तो करी नहीं है। भैया आप 10th स्टैंडर्ड तक आए हैं, आपने अभी तक करी ही नहीं है ये 11th स्टैंडर्ड में आपके सिलेबस में आएगा कि पैराबोला होता क्या है। ठीक है, तो उसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। इसको कॉनिक सेक्शन बोलते हैं। एक्चुअल में 5 तरीके के कॉनिक सेक्शंस होते हैं। एक होता है 5 नहीं 4 ही होते हैं। एक होता है सर्कल। सर्कल क्या होता है, वो एक क्लोज लूप होता है, तो उसको भी हम कॉनिक सेक्शन बोल देते हैं। दूसरा, कॉनिक सेक्शन क्यों कहा जाता है उसको वो भी बताता हूँ। देखिए जैसे कोन है ना, जैसे मान लीजिए कोन है, तो सेक्शन का मतलब होता है टुकड़े। सेक्शन का मतलब होता है टुकड़े। तो हम कोन को किस किस तरीके से काट सकते हैं। मैंने ये कहा कि कोन का अगर जो बिल्कुल बेस है, अगर हमने बेस ले लिया तो वो एक सर्कुलर शेप का होगा। ठीक है, तो वो सर्कुलर शेप का होगा, तो इसका मतलब एक कॉनिक सेक्शन होता है सर्कल, मतलब एक फिगर होती है, फिगर की एक टाइप होती है सर्कल। दूसरा, अगर कॉनिक सेक्शन को मैंने थोड़ा सा टेढ़ा काट दिया, इस तरीके से काट दिया, ऐसे 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 हमने कोई मतलब नाइफ ली और उससे इस तरीके से काटा, तो जो उसका शेप है वो ओवल शेप का नजर आएगा, जैसे कि एग होता है, इस तरीके का नजर आएगा। इसको बोलते हैं एलिप्स। तो एक होता है सर्कल, एक होता है एलिप्स। एलिप्स को अगर बीच में से काट दिया जाए, अगर एलिप्स को बीच में से काट दिया जाए और उल्टा घुमा दिया जाए तो उसको हाइपरबोला बोलते हैं। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ से एक सेक्शन इस तरीके से काट दूँ, ऐसे ऐसे काट दूँ, जैसे एलिप्स नदी को ओवल हुआ ना, एलिप्स की तरह से ओवल हो गया, ओवल हो गया। ठीक, तो अगर मान लीजिए सिर्फ एक कोना काट दें उसका, तो जब एक कोना काटेंगे ना कोन का, तो वो बन जाएगा पैराबोला की शेप का। तो कुल मिलाकर 4 तरीके की शेप होती है। हमें वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आया और उन्होंने पूछा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है, तो आप ये बताएंगे पैराबोला। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है, तो आप बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। ठीक, क्यूबिक के लिए वो पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि क्यूबिक का डिफाइन ही नहीं है कि कैसी शेप बनेगी। क्यूबिक की उल्टी सीधी कैसी भी शेप बन सकती है। अब हमें क्या करना है, जो एक्सरसाइज 2.1 है यहाँ पर एनसीईआरटी के, इसमें एक ही क्वेश्चन है और उसके 6 पार्ट्स दे रखे हैं, वो देखेंगे ज़रा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, वो नोट कीजिएगा। समझ रहे हैं? तो ये जो इतनी कहानी हमने देखी, इसमें से सिर्फ मेरे को जो याद रखनी है चीज़, वो ये याद रखनी है कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, और अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ बनेगा एक पैराबोला। ठीक है, बस ये याद रखना है। आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा कि पैराबोला क्या होता है, क्या उसकी इक्वेशन होती है, उसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, उसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि पैराबोला होता है। अब जो हमने इस चैप्टर में करा है पॉलिनोमियल में हमने 2 काम करे हैं बस। एक तो हमने जीरोज़ निकाले, जो भी हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, एक तो उसके जीरोज़ निकाले, और दूसरा जीरोज़ में और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हमने प्रूव करा। तो ये 2 काम हमने करे। वो जो पहली चीज़ है वो है जो हमने जीरोज़ निकाले। तो जीरोज़ निकालने का मैथमेटिकल तरीका तो हमने देख लिया। हम क्या करते थे, ये जो फंक्शन होता था ना, जो पॉलिनोमियल होता था, हम उसको 0 के इक्वल रख देते थे, और 0 के इक्वल रखकर फिर मिड टर्म स्प्लिटिंग करते थे। फिर x की जो वैल्यूज़ आती थी उसको हम बोल देते थे कि हाँ ये 2 उसके जीरोज़ हैं, एक को अल्फा बोल देते थे, एक को बीटा बोल देते थे। तो अब ये जीरोज़ हैं क्या, ग्राफ पर अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसमें लिखा है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px the graph of y is equal to px is the graphs of y is equal to px is shown in the figure.
in the figure. Find the number of zeros of px in each case. Find the number of zeros of px in each case. फर्स्ट पार्ट देखिएगा, फर्स्ट पार्ट में ग्राफ ऐसे दे रखा है y और y डैश, x और x डैश, और ग्राफ ये है। ये तो कोऑर्डिनेट्स हो गए, x एक्सेस हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेस और y एक्सेस हो गया हमारा वर्टिकल एक्सेस। उसके बाद ये जो उसके अलावा जो कर्व दे रखा है, जो भी ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है या कर्व लाइन है, वही हमारा ग्राफ कहलाता है। तो फर्स्ट केस में इन्होंने ग्राफ ये दे रखा है, ठीक, ये इन्होंने ग्राफ दे दिया। हम वो पूछ रहे हैं आपसे कि आप इसके नंबर ऑफ जीरोस बताइए। तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकलते हैं उसका एक बार कॉन्सेप्ट भी समझिए। ये मैं बिठा रहा हूँ इधर से सारा, क्या बोल रहे हो? अच्छा अच्छा, रुको बताता हूँ। सर इसमें तो वैसे 0 0 है। बता रहा हूँ बेटा, एक मिनट बता रहा हूँ। आपको ये भी बता दूंगा कि आपको याद क्या रखनी है चीज़, और आपको पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ उसका, जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए मेरे हिसाब से। जरा देखिएगा, हमने एक काम करा था, हम एग्जाम्पल के तौर पर, ये मैं इससे अलग की बात कर रहा हूँ, हम एग्जाम्पल के तौर पर एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं px। px इज इक्वल टू, मैं बोल रहा हूँ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है, हमने ये ले लिया। ठीक, अब हमें इसके जीरोस कैलकुलेट करने हैं, हमें क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो जीरोस फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, ये जो px है ये क्या है, y बोला ना इन्होंने, y इज इक्वल टू px। तो आपने लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, पुट y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि आप इस px को 0 के बराबर रख रहे हैं। हम जीरोस ऐसे ही तो कैलकुलेट करते थे, जो हमको पॉलिनोमियल दे रखा होता था fx, उसको 0 के बराबर रख देते थे। तो वो जो पॉलिनोमियल है वो fx ना देकर इस बार px दे रखा है, जिसको हम y भी बोल रहे हैं। ठीक है, y क्यों बोला जा रहा है, क्यों, क्योंकि उसको हम y एक्सेस पर प्लॉट करना चाह रहे हैं, इसलिए उसको y बोला। ठीक, आप जरा देखिए, पुट y इज इक्वल टू 0। ये करने का मतलब क्या है कि आप एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को 0 के इक्वल रख रहे हैं। अब इसको स्प्लिट कर लो, मिड टर्म स्प्लिटिंग, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। शायद समझ में आ गया होगा भाई, माइनस 3x और माइनस 1x करेंगे तो माइनस 4x बन जाएगा, और माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 विल बी इक्वल टू प्लस 3। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, x कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा x माइनस 3, इधर माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट x minus 3 is equal to 0 or x minus 1 is equal to 0. It again implies that कि x is equal to 3 and x is equal to 1. तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, x की वैल्यू 3 आ सकती है या x की वैल्यू 1 आ सकती है। तो ये क्या आए हैं, ये इस पॉलिनोमियल के जीरोज आ रहे हैं। अब इस जीरोज का मतलब क्या है, ये जो पॉलिनोमियल है ना हमारा, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल, इसमें x की वैल्यू जरा 3 डालकर देखो, x की वैल्यू 3 डालकर देखिए इस एक्सप्रेशन में, तो देखो क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 और प्लस 3, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 माइनस 12 प्लस 3, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं x की वैल्यू 3 लूँगा तो हमारा जो ग्राफ है, जो भी हमारा ग्राफ है, अच्छा जो भी ग्राफ होता है वो y की वैल्यू होती है, बस ये समझिएगा, जो भी ग्राफ होता है वो y की वैल्यू होती है। तो x इज इक्वल टू 3 पर वो क्या हो रहा है, वो 0 बन रहा है, पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 बन रहा है। तो इसका मतलब हमने कहा कि एक तो x इज इक्वल टू 3 इसका 0 है, एक x इज इक्वल टू 1 इसका 0 है। तो आप ये देखिएगा
कि ये जो ग्राफ है क्या ये ग्राफ कहीं पर भी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है? एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। तो जब ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा तो हम ये कहेंगे कि x की कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है इसमें। समझ गए? x की कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है। अगर ये x की कोई वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पर x की 2 वैल्यूज आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 जीरोज आ गए, यानी कि जब मैं इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाऊंगा ना, तो ये x एक्सिस पर 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा। कहाँ पर? एक तो x = 3 पर और एक x = 1 पर। समझ रहे हैं? तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जो भी हमें ग्राफ दे रखा हो, हमारा पूरा फोकस इस चीज़ पर होना चाहिए कि वो x एक्सिस पर को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है। x एक्सिस को ये एक भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इसका एक भी जीरो नहीं है। आप लिखें यहाँ पर सिंस सर जिस नंबर की जितनी बड़ी पावर होगी सर उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ जीरोस आएगी। बस जैसे यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या थी 2, तो उतने जीरोज आ गए, और वो उसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो वो x एक्सिस को उतनी ही बार इंटरसेक्ट करेगा, उतने ही पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना है सिंस दिस ग्राफ is not intersecting with x-axis, so number of zeros is equal to 0। एक भी जीरो नहीं है इसका। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। अब ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड जो ग्राफ दे रखा है वो देखो जरा, y डैश x डैश ये ग्राफ दे रखा है। तो ये वाला जो ग्राफ है आप ये देखिए, ये x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर काट रहा है बताओ? केवल एक पॉइंट पर, यहाँ पर काट रहा है, सिर्फ यहाँ पर। ठीक है, y एक्सिस को भी एक पॉइंट पर काट रहा है, मुझे y एक्सिस से मतलब नहीं है, मुझे केवल x एक्सिस से मतलब है कि वो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर काट रहा है। तो क्या कहेंगे, since this graph is intersecting this graph is intersecting with x-axis at a single point, so number of zeros is equal to 1। एक ही जीरो होगा इसका। थर्ड पार्ट देखें, y डैश x डैश। मुझे आपसे ग्राफ वाले क्वेश्चन में चीज पूछनी थी। बताइए। अभी आपने बताया कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उनका ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है, लेकिन अगर जो ग्राफ है किसी ग्राफ में ना पैराबोला शेप तो दी हुई है, लेकिन वो किसी भी एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर टच नहीं कर रही है, तो भी वो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई हमको पैराबोला दे रखा है ना, और वो किसी भी एक्सिस पर ना, तो मतलब वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, यही बोल रहे हैं ना? वो y और x एक्सिस दोनों में से किसी भी एक्सिस को टच नहीं कर रहा, बस ये क्वाड्रेंट के बीच में है।
ऐसा कुछ। समझ गया दे रखा है इसमें क्या कुछ ऐसा नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है, तो अगर कभी भी ऐसा होता है ना कि मान लीजिए ऐसा ग्राफ है, शायद ये वाला इस तरीके की चीज़ पूछ रहे हैं आप, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, ये एक्स हो गया और ये एक्स डैश हो गया। मान लो ये इस तरीके का ग्राफ है, ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को कहीं पर भी टच नहीं कर रहा, समझ गए? यही ना? Yes. ठीक है, तो क्या ये स्टिल कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, यही पूछना चाह रहे हैं कि क्या मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनेगा? तो हम ये कहेंगे कि हाँ बनेगा। ना तो ये एक्स एक्सेस को टच कर रहा है, ना ही ये वाई एक्सेस को टच कर रहा है, तो ये पॉलिनॉमियल किसी थर्ड वेरिएबल में होगा, शायद टी या पी। अभी एक सवाल और है जो आप में से किसी ने पूछा ही नहीं है, वो सवाल मैं पहले से ही बता देता हूँ, जरा देखिएगा। ये वाई एक्सेस है, ये वाई डैश है, ये एक्स एक्सेस है और ये एक्स डैश है। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा पैराबोला है ऐसा, तो ये एक्स एक्सेस को तो टच कर नहीं रहा है, लेकिन वाई एक्सेस को टच कर रहा है कितने पॉइंट्स पर? 2 पॉइंट्स पर। तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा। और किस तरीके का होगा ये? मैं ये कहूँगा कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा जिसमें वेरिएबल अब एक्स नहीं है, जिसमें वेरिएबल वाई है, यानी कि ये इस तरह का होगा, इस फॉर्मेट का होगा, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। सर क्वेश्चन का बाय कोऑर्डिनेट हुआ तो अभी रुको ना एक मिनट, राजसी ये चीज़ क्लियर है? Yes, sir. Yes. ठीक है, और ये वाला जो है ना तो ये एक्स एक्सेस को टच कर रहा है ना वाई एक्सेस को टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये किसी थर्ड वेरिएबल में होगा, शायद टी। तो ये ऐसे हो सकता है, पी टी इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। तो अगर मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए और आपसे ये कहा जाए कि आपको ये ग्राफ दे रखा है और ये पैराबोला दे रखा है, आपसे पूछ लिया जाए कि क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, सिर्फ अगर ये पूछा जाए तो आप कहेंगे यस। और वो पूछें कि क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एक्स एक्सेस का मतलब इज इट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल एक्स, आप कहेंगे नो। इज इट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल वाई, आप कहेंगे नो, वाई वेरिएबल में भी नहीं है। वो कहेंगे कि इज इट इन एनी थर्ड वेरिएबल, तो आप ये कहेंगे यस, कि हाँ ये किसी थर्ड वेरिएबल में होगा। अब बताओ क्या करो? सर मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन का बाय कोऑर्डिनेट हुआ तो बाई क्वाड्रेटिक का हो गया तो क्या होगा कि वो एक्स एक्सेस को जैसे ये था ये एक्स एक्सेस को केवल एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल हो गया। और अगर मान लीजिए वो 4 पॉइंट्स पर टच करेगा तो बाई क्वाड्रेटिक। अच्छा, ये एक्स पर ही ओवरलैप करेगा ना, तो हम ये कहेंगे कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? इनफाइनाइट, क्योंकि हम ये कहेंगे कितने पॉइंट्स पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, हम कह रहे हैं वो तो करता ही जा रहा है, वो तो ओवरलैप कर रहा है, उसके ऊपर ही पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके नंबर ऑफ जीरोस इनफाइनाइट है। ठीक है, समझ गए? इसके बाद देखिएगा जी थर्ड पार्ट की बात करते हैं। हाँ, बताइए भाई, नंबर ऑफ जीरोस 3 हो गए। हाँ, ये 1, 2 और 3, ठीक है। सिंस इट इज इंटरसेक्टिंग, अच्छा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इसका बस, सिंस इट इज इंटरसेक्टिंग with x axis at 3 points. Since it is intersecting with x axis at 3 points, so number of zeros is equal to 3. Fourth part. बताइए, 2 zeros.
नंबर ऑफ जीरोस 2. Fifth part. बताओ. 4. 1 2 3 4. बाई क्वाड्रेटिक का एग्जांपल हो गया है. नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 4. अगर इसके 4 से ज़्यादा हो तो 5. अच्छा उसको क्या बोलेंगे? उसको पता नहीं क्या कहेंगे. मतलब ये 4 से ज़्यादा वाला पता ही नहीं. बाई क्वाड्रेटिक बोल देते हैं. हाँ पॉलिनॉमियल बोल के चले जाओ इससे बस। बस पॉलिनॉमियल बोल दो. पॉली का मतलब ही ये होता है कि n is greater than 2. ठीक है. तो पैराबोला बनने की वजह से सर्कल आंसर कैसे आता दोबारा बोलो. पैराबोला. है सर पैराबोला बनने की वजह से सर्कल आंसर कैसे नहीं सर्कल नहीं बनेगा. नहीं हाँ सर्कल नहीं बनेगा. सर क्लोज फिगर कभी नहीं बनेगी. आवाज़ कम आ रही है. दोबारा बोलना प्लीज़. सर मैं बोला था क्लोज शेप कभी नहीं बनेगी सर जैसे ग्राफ नहीं क्लोज शेप नहीं बनेगी. अब इसमें देखिएगा. बताना जरा. 3 1 2 3. नंबर ऑफ जीरोस 3. ठीक है. लीजिए. पॉलिनॉमियल में तो इतना ही है. और सिलेबस अगर आया तो आपने देखा कि क्यूबिक है उसमें सिलेबस में मेंशन्ड है. तो बता रहे हो आ गया सिलेबस. चलिए मेरे को तो पता नहीं है अभी. मैं असल में CBSE की वेबसाइट पर क्या शायद 2022 और 23 का ही आया ना. हाँ सर आज टीचर चलो मैं खुद ही देखूंगा. मैं खुद ही देख कर बताऊंगा. मैं असल में कल था ही नहीं यहाँ पर. आया भी अभी दोपहर में ही आया. मुझे पता नहीं है. मैं चेक करके बताऊंगा. चलिए जी. इसके बाद पॉलिनॉमियल के बाद अगर क्यूबिक हुआ सिलेबस में तो क्यूबिक आपको करवा देंगे. इसके बाद अगला चैप्टर आप बता रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस करते हैं स्टार्ट.